हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारा 11th का चैप्टर भी चल रहा है, 12th का चैप्टर भी चल रहा है। ये चैप्टर है क्लास 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि NCERT क्लास 12 यूनिट 6 चैप्टर नंबर 2। इससे 6 लेक्चर आ चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 7। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मुझे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और अगर वो टेस्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस लिंक पे विज़िट करें टेलीग्राम पे मेरे, तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और टेस्ट दे पाएंगे आप। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा इस लेक्चर से मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, तो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, और फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इस पर बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। शुरू करते दोस्तों। डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। देखिए, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिन ग्रेन जो है स्टिग्मा है, ये है स्टिग्मा, ठीक। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड किया और पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकला, पॉलन ग्रेन से निकला पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब जो है, ये पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है ओव्यूल के अंदर। कहाँ इंटर कर रहा है? ओव्यूल के अंदर इंटर कर रहा है साइनर्जेट के ज़रिए। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, साइनर्जेट क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब उसके आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा साइनर्जेट के ज़रिए पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब आया और इंटर किया ओव्यूल में साइनर्जेट के ज़रिए। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होती है, ठीक है। 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होती है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ गए। पॉलन ट्यूब के 2 मेल गैमेट होती है। पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर साइनर्जेट के जरिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल, द ज़ाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए, पॉलन ट्यूब के जरिए 2 मेल गैमेट आया, ठीक है। 2 मेल गैमेट इंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, ठीक। देखिए कैसे पॉलन ट्यूब आया, ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा साइनर्जेट के जरिए। एक साइनर्जेट इंटर करेगा फिलीफॉर्म के जरिए, ठीक है। ओव्यूल में इंटर करेगा, ओव्यूल में कहाँ? साइनर्जेट में इंटर करेगा। तो ये साइनर्जेट सेल है एक, ये दूसरी साइनर्जेट सेल, और ये तीसरा एक सेल है, और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और ये तीनों एंटीपोडल है। तो साइनर्जेट में, किसी एक साइनर्जेट में पॉलन ट्यूब इंटर करेगा फिलीफॉर्म apparatus के ज़रिए। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये फिलीफॉर्म apparatus। खैर मैं सब पढ़ा चुका हूँ, लगता है आपको याद होगा। उम्मीद तो यही है मेरी कि आपको याद होगा। देखिए दोस्तों, पॉलन ट्यूब इंटर करता है साइनर्जेट में फिलीफॉर्म apparatus जरिए। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट रहती है, ठीक है। 2 मेल गैमेट, ठीक है, पॉलन ट्यूब के अंदर। अब एक मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, किसके साथ? इसके साथ। एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज करेगा एक सेल के साथ,
ठीक है, तो हो जाएगा सिंगेमी। क्या होगा? सिंगेमी, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर वन ऑफ द मेल गेमेट मूव्स टुवर्ड द एक्स सेल एंड फ्यूजेस विथ इट्स न्यूक्लियस थस कंप्लीटिंग द सिंगेमी। तो एक मेल गेमेट जो है एक सेल के पास जाकर के फ्यूज करेगा तो हो जाएगा सिंगेमी, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। दूसरा मेल गेमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी है और तीसरा मेल गेमेट यहाँ पर से आएगा। एक मेल गेमेट यहाँ पर चला गया और एक मेल गेमेट यहाँ पर। ठीक है, दो जब मेल गेमेट फ्यूज किया एक सेल के साथ, फॉर्मेशन हुआ सिंगेमी और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा मेल गेमेट यहाँ पर आएगा और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गेमेट फ्यूज करेगा तो होगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गेमेट एक ये पोलर न्यूक्लियाई, एक ये पोलर न्यूक्लियाई, तीन चीज़ फ्यूज करेगी यहाँ पर। एक मेल गेमेट, एक ये पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा ये पोलर न्यूक्लियाई, तीन चीज़ फ्यूज करेगी तो क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। और तीनों सेल फ्यूज करके एक नई सेल बनेगी जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे PEN। क्या बोलेंगे? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गेमेट फ्यूज करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन होगा और फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। ठीक। एक मेल गेमेट, दो पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गेमेट दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा तो होगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे अदर मेल गेमेट मूव करे टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई located in the central cell, fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus। देखिए फिर से दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए एक मेल गेमेट यहाँ पे फ्यूज किया एक सेल से तो फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। देखिए जाइगोट बना, ये जाइगोट। ठीक है, और दूसरा मेल गेमेट फ्यूज किया यहाँ पर आकर के तो तीनों सेल फ्यूज कर गई। ये पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई और ये मेल गेमेट फ्यूज किया तीनों तो बना, ये देखिए पोलर, क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ये फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इधर बना PEN, पेन का फॉर्मेशन इधर हुआ, तो ये जो दिख रहा है आपको एंटीपोडल सेल 1 2 3 और यहाँ पे ये और ये साइनर्जिड, ये पांचों चीज़ डिजेनरेट हो जाएगी। तीनों एंटीपोडल और ये दोनों साइनर्जिड, दोनों क्या होगा? ये और ये साइनर्जिड डिजेनरेट और ये और ये तीनों एंटीपोडल डिजेनरेट होके ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कुल मिला के इस सेंट्रल सेल में क्या क्या बचेगा? कुल मिला के इस सेंट्रल सेल में बचेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा और बचेगा जाइगोट। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है और इस फिगर में यहाँ पर दिखा रहा है, और एंटीपोडल इस फिगर में यहाँ पर है और इस फिगर में एंटीपोडल इस साइड है। तो कंफ्यूज नहीं होना। NCERT ने थोड़ा फिगर को उल्टा करके घुमा दिया है। ठीक है, NCERT ने फिगर उल्टा कर दिया है। एंटीपोडल इस फिगर में यहाँ पे है और इस फिगर में दूसरे साइड। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये फिगर उल्टा घुमा दिया है NCERT ने बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो तीनों एंटीपोडल जो है डिजेनरेट होकर गायब हो जाएगी फ्यूज़न के बाद। साइनर्जिड भी क्या होगा? डिजेनरेट होकर गायब हो जाएगा साइनर्जिड। तो ये सेल जो है ये है सेंट्रल सेल जिसमें है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन और जाइगोट है एक, और क्या है? जाइगोट कहाँ पे? ये इंड को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइले इंड,
और एंटीपोडल जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं चार्ल्सल एंड। बस ये याद रखना कि चार्ल्सल एंड किसको बोलते हैं, जहाँ पे एंटीपोडल सेल होती है, और जहाँ पे जाइगोट वगैरह साइनर्जिड वगैरह होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइले एंड। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आगे देखते हैं, ठीक है। As is involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed ट्रिपल फ्यूजन। देखिए, दो एक सेल और एक मेल गेमेट फ्यूज करता है, तो तीनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे 2 तरह फ्यूजन हो रहा है। एक हो रहा है सिंगेमी, मतलब कि मेल गेमेट फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ, मेल गेमेट फ्यूज किया एक सेल के साथ, और मेल गेमेट फ्यूज किया किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मेल गेमेट फ्यूज किया एक सेल के साथ, हुआ सिंगेमी। मेल गेमेट फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। देखिए, सिंस 2 टाइप फ्यूजन, 2 तरह फ्यूजन हुआ, एक हुआ सिंगेमी यहाँ पर और एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रायो सैक में। तो द फिनोमिनन इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस फिनोमिनन को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। 2 फर्टिलाइजेशन हुआ ना, 2 मेल गेमेट था ना, एक मेल गेमेट फ्यूज कर गया एक के साथ, तो हो गया सिंगेमी और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा मेल गेमेट फ्यूज कर गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हुआ सिंगेमी, एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन, तो क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell PEC and develops into the endosperm while the zygote develop into an embryo। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बड़ी वाली सेल है, इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसका, इस सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है। इस बड़ी वाली सेल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस बड़ी वाली सेल को हम लोग बोलते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो बड़ी वाली सेल को बोलते हैं PEC। ट्रिपल फ्यूजन के बाद बड़ी वाली सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और सिंगेमी के बाद जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा एम्ब्रायो में। सिंगेमी का फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रायो में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिएगा। ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, और इस सेल को हमने क्या बोला, इस सेल को हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ ट्रिपल फ्यूजन के बाद। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म का सेल का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। और ऐसा क्यों होगा, ध्यान सुनिए। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है वो रिजर्व फूड मटेरियल को रखती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो बड़ी वाली जो सेल दिख रही है, ये रिजर्व फूड मटेरियल को रखती है, ठीक है। इसी रिजर्व फूड मटेरियल को जाइगोट कंज्यूम करता है, तब जाके जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, और फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको क्यों ज़रूरी है पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का बनना। प्राइमरी एंडोस्पर्म पहले सेल बनेगी, मतलब कि रिजर्व फूड जो है वो तैयार हो गया। अब उस रिजर्व फूड को जाइगोट जो है यूज़ करेगा, तब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा। इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट पहले जरूर होता है, फिर बाद में होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे अब हम लोग, मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हम लोग पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगेमी हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब क्या होगा, अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग को।
फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और फिर और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ओव्यूल जो है वो डेवलप कर जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ठीक है, तो इन सबको कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो किसको किसको बोलते हैं? एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, ठीक है, एम्ब्रायो डेवलप करेगा, ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में, ओवरी डेवलप कर जाएगा फ्रूट में। इन सबको कलेक्टिवली टर्म हम देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा था कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे। तो पढ़ते हैं एंडोस्पर्म। पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, व्हाई? एंड सेटिंग सवाल है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जब होता है उसके बाद ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट क्यों होता है? एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद क्यों होता है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट? इसलिए होता है क्योंकि अगर एंडोस्पर्म डेवलप नहीं करेगा तो रिजर्व फूड मटेरियल का डेवलपमेंट नहीं होगा। रिजर्व फूड मटेरियल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्ब्रायो को कोई रिजर्व फूड नहीं मिलेगा, तो एम्ब्रायो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो पहले एंडोस्पर्म डेवलप करेगा। एंडोस्पर्म जब डेवलप कर जाएगा तो एंडोस्पर्म डेवलप कर गया मतलब कि रिजर्व फूड जो है, जो न्यूट्रिशन जो है जो चाहिए एम्ब्रायो को डेवलपमेंट के लिए, वो न्यूट्रिशन तैयार हो गया अगर एंडोस्पर्म तैयार हो गया तो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डेवलप किया मतलब कि न्यूट्रिशन जो रिजर्व फूड जो वो डेवलप कर गया। अब उस रिजर्व फूड को एंडोस्पर्म को यूज करेगा एम्ब्रायो। डेवलप्ड एंडोस्पर्म को एम्ब्रायो यूज करेगा, फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, जो अभी बड़ी सी सेल का जो फॉर्मेशन हुआ था, हम लोगों ने अभी जो बात की प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो फॉर्मेशन हुआ, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड करेगी और एंडोस्पर्म सेल का एक टिश्यू तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या तैयार होगा? टिश्यू तैयार हो जाएगा। दिस सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल जो है न्यूट्रिशन के तौर पे, किसके तौर पे? न्यूट्रिशन के तौर पे डेवलपिंग एम्ब्रायो जो है यूज करता है। कौन यूज करता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, तो डेवलपिंग एम्ब्रायो जो है न्यूट्रिशन के तौर पे यूज करता है रिजर्व फूड मटेरियल को, जो रिजर्व फूड मटेरियल जो है प्रेजेंट है एंडोस्पर्म में। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei. The stage of endosperm development is called the free nuclear endosperm. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। एंडोस्पर्म सेल जो बड़ा वाला है सेल तैयार हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बड़ी वाली सेल जो बनी पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूज होने के बाद, इस बड़ी वाली सेल को हमने क्या बोला? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसको बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली एंडोस्पर्म सेल। तो एंडोस्पर्म सेल का जो डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। कैसे होता है? दो तरीके से होता है। मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए, एक तरीका ये है कि ये एंडोस्पर्म सेल जो है डिवाइड करेगी, बहुत सारा एंडोस्पर्म सेल तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा एंडोस्पर्म सेल तैयार हो गया। ठीक है, क्या हुआ? बहुत सारा एंडोस्पर्म सेल तैयार हो गया। ठीक, एक ये तरीका है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का। दूसरा तरीका ये है कि एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है पहले डिवाइड करेगा, बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3, 4, 5, 6, क्या हो गया? बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ऐसा
धीरे धीरे सेल वाल का फॉर्मेशन ऐसा होगा, धीरे धीरे सेल का वाल का फॉर्मेशन ऐसा होगा। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया है इसमें, फिर सेल वाल का फॉर्मेशन हुआ। तो दो तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए, द मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। तो कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट जब होता है एंडोस्पर्म का, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है, डिवाइड करके बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई देता है पहले, ठीक। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्म की, इस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज, ठीक है। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसमें क्या है, एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल, एंडोस्पर्म सेल है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक। सबसेक्वेंटली सेल वाल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। फिर बाद में धीरे धीरे हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वाल बन जाता है, तो सेल तैयार हो जाती है बहुत सारी। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फाउंड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। न्यूक्लियाई का जो नंबर बना है एंडोस्पर्म सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस का नंबर जो है कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4, वो वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग सेल पे। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 न्यूक्लियाई। तो देखिए, कोकोनट वाटर जो लोग पीते हैं खरीद करके, वो कोकोनट वाटर जो है असल में क्या है, वो है एंडोस्पर्म सेल, जिसमें क्या है, फ्री न्यूक्लियाई घूम रहा है, ठीक है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई। तो एंडोस्पर्म सेल है और जिसमें फ्री न्यूक्लियाई 1000 ऑफ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म may either be completely consumed by the developing embryo, that is pea groundnut bean। एंडोस्पर्म जो है, या तो एम्ब्रायो जब डेवलप करेगा, एम्ब्रायो जब डेवलप कर रहा होगा, तो एम्ब्रायो अपने डेवलपिंग के दौरान एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा। तो उसका एग्जांपल है पी में, ग्राउंडनट में और बीन में। इन तीनों के केस में जो एम्ब्रायो डेवलप करेगा तो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। एग्जाम्पल कैस्टर एंड द कोकोनट बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। देखिए, ध्यान सुनिए मेरी बात को फिर से। सीड के जर्मिनेशन से काफ़ी पहले जब एम्ब्रायो डेवलप करता है तो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, पी में, ग्राउंडनट में और बीन में, ठीक। और कुछ प्लांट है कैस्टर और कोकोनट, जैसे नारियल। नारियल में क्या होता है, वो जो पानी जो है, वाटर जो है, वो क्या है, वो रिमेनिंग एंडोस्पर्म है जिसको एम्ब्रायो ने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो एम्ब्रायो ने पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया, इसलिए वो एंडोस्पर्म बच जाता है और हम लोग उसको पीते हैं कोकोनट केस में। और कैस्टर के केस में भी हम लोग को रिमेनिंग एंडोस्पर्म मिल जाता है। तो एंडोस्पर्म जिस केस में बच जाता है, उस केस में एंडोस्पर्म जो है बाद में यूज होता है सीड जर्मिनेशन के दौरान। तो कोकोनट जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो वो जो एंडोस्पर्म वाटर जो बचा हुआ उसमें वो कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है, कोकोनट में और कैस्टर में। लेकिन पी, ग्राउंडनट और बीन में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचता नहीं है, ठीक है, बचता नहीं है। एम्ब्रायो डेवलपिंग के दौरान पूरी तरह से एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। आ रहा समझ में आपको? आ गया ये एम्ब्रायो टॉपिक पे। अब एम्ब्रायो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। देखिए, एम्ब्रायो जो है एम्ब्रायो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करता है, ठीक। अभी मैंने आपको समझाया था माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, कहाँ पे होता है, और चार्जल एंड क्या है। तो एम्ब्रायोस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करेगा, मतलब जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रायो में और फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है।
most zygotes divides only after certain amount of endosperm is formed. ज़्यादातर जाइगोट जो है वो इंडोस्पर्म का अमाउंट बहुत थोड़ा ही सा बना ही होता है कि जाइगोट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मतलब कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है और तभी जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो इनफ अमाउंट में इंडोस्पर्म बना ही नहीं कि जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ज़्यादातर प्लांट में। ठीक है, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. How the seeds differ greatly. The early stages of embryo development, embryogeny, are similar to both monocotyledon and the dicotyledon. ध्यान सुनिए मेरी बात को, ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात को। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायो डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं। ठीक है, तो जब एम्ब्रायो का जो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट का, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेज है, वो अर्ली स्टेज जो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन दोनों में सेम होता है। ठीक है, एम्ब्रायो का अर्ली स्टेज डेवलपमेंट जो है वो मोनोकोटिलेडॉन सीड में, मोनोकोटिलेडॉन प्लांट में और डाइकोटिलेडॉन प्लांट में, दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब मोनोकोटिलेडॉन डाइकोटिलेडॉन आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, चना को आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए चना है, इसमें आपको बीच में देखिए एक दरार दिख रही है, आपको ऐसे लाइन दिख रही है, देख रहे हैं? लाइनिंग दिख रही है, देख रहे हैं? तो ये जो लाइनिंग के इधर वाला हिस्सा है ये एक कोटिलेडॉन है और लाइनिंग के इधर वाला जो हिस्सा है ये है दूसरा कोटिलेडॉन। ठीक है, चना का अगर छिलका आप हटा दें तो ये दोनों हिस्सा अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो दोनों क्या है? दोनों कोटिलेडॉन है। कोटिलेडॉन क्या है? रिजर्व फूड है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है, तो सीड डेवलप करता, जर्मिनेशन ऑफ द सीड होता है, तो उस सीड के जर्मिनेशन में कोटिलेडॉन का इस्तेमाल हो जाता है। कोटिलेडॉन क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। और इंडोस्पर्म क्या है? इंडोस्पर्म जो है रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ध्यान में रखिएगा, कोटिलेडॉन रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीड, जर्मिनेशन ऑफ द सीड, और इंडोस्पर्म जो है रिजर्व फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कोटिलेडॉन क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। जैसे चना को देखिए, चना में इस साइड का देखिए एक कोटिलेडॉन और ये दूसरा साइड दूसरा कोटिलेडॉन। ठीक है, लेकिन वही अगर हम देखेंगे मकई, भुट्टा देखते हैं, भुट्टा, भुट्टा का दाना होता है पीला पीला, वो देखिए उसमें वैसा कुछ देखने नहीं मिलेगा हम लोग को। तो भुट्टा में सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन होता है क्योंकि वहाँ पे दो भाग देखने नहीं मिल रही है। तो भुट्टा देखिए, भुट्टा का दाना देखिए, वो सिंगल कोटिलेडॉन है, मोनोकोटिलेडॉन। लेकिन चना को देखेंगे तो वो डाइकोटिलेडॉन। This zygote give rise to pre-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo. तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है तो प्रो एम्ब्रायो स्ट्रक्चर देखने में मिलता है, ग्लोब्यूलर और हार्ट शेप्ड। ग्लोब्यूलर जाइगोट जब डेवलप करेगा तो जाइगोट में हम लोग को जाइगोट का ग्लोब्यूलर शेप देखने मिलेगा और जाइगोट का हार्ट शेप देखने मिलेगा। जाइगोट पहले ग्लोब्यूलर शेप में कन्वर्ट होगा और फिर जाइगोट कन्वर्ट होगा हार्ट शेप में। तो ग्लोब्यूलर शेप और हार्ट शेप ये दोनों शेप जो है ये जो है ये प्रो एम्ब्रायो स्ट्रक्चर है जब जाइगोट डेवलप करता है। देखिए इस फिगर में, देखिए जाइगोट जो है पहले कन्वर्ट होगा प्रो एम्ब्रायो स्ट्रक्चर में, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बनेगा और फिर बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रायो। ये वाला हार्ट शेप एम्ब्रायो में बनेगा, जाइगोट कन्वर्ट होगा, फिर जाइगोट उससे पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो में, फिर बाद में हार्ट शेप एम्ब्रायो में, फिर जाइगोट हो जाएगा मैच्योर। तो मतलब कि मैच्योर एम्ब्रायो। तो ये मैच्योर एम्ब्रायो है, ये है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो और ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। ठीक है, आ रहा समझ में? The typical cotyledonous embryo consists of an embryonal axis and the two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of the cotyledons is the epicotyle, which terminates with plumule or stem tip.
The cylindrical portion below the level of the cotyledon is the hypocotyle that terminates at its lower end in the radicle or the root tip. The root tip is cut with the root cap. ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोटिलेडोन जो डाई कोटिलेडोन मोनोकोटिलेडोन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा रहा है। देखिए ये पहले होता है कि एम्ब्रायोनल एक्सिस, एक मिनट, ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस के इस साइड एक कोटिलेडोन है और उस साइड एक कोटिलेडोन है, ठीक है। ये एक कोटिलेडोन और ये दूसरा कोटिलेडोन, ठीक है। ये एक कोटिलेडोन है, दूसरा कोटिलेडोन, और बीच में है एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। कोटिलेडोन के ऊपर का जो एम्ब्रायोनल एक्सिस वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। तो एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कोटिलेडोन के ऊपर है वो हो गया एपिकोटाइल। एपिकोटाइल वाला हिस्सा, एपिकोटाइल वाले हिस्से से निकलता है प्लूम्यूल। क्या निकलता है? प्लूम्यूल, जो कि कन्वर्ट हो जाता है पूरे प्लांट में, स्टेम में, ठीक। एपिकोटाइल ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। नीचे वाला आप आते हैं, कोटिलेडोन के नीचे वाला हिस्सा एम्ब्रायोनल एक्सिस का, इसको बोलते हैं नीचे वाला हिस्सा को हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल से जो स्ट्रक्चर देखने मिलता है वो होता है रेडिकल। हाइपोकोटाइल में स्ट्रक्चर देखने मिलता है हम लोग को रेडिकल, ठीक है। और रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है रूट में, ठीक। फिर समझिए ध्यान से, फिर समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये है कोटिलेडोन, ये है दूसरा कोटिलेडोन, और ये है बीच वाला एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक। कोटिलेडोन का ये हिस्सा, ये कोटिलेडोन के ऊपर का हिस्सा, कोटिलेडोन के नीचे का। तो कोटिलेडोन के जो ऊपर वाला पार्ट जो एम्ब्रायोनल एक्सिस का, ये पूरा एम्ब्रायोनल एक्सिस है। तो कोटिलेडोन के ऊपर जो एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में हम लोग को प्लूम्यूल नाम का स्ट्रक्चर देखने मिलता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है स्टेम में, पूरे प्लांट में। कोटिलेडोन के नीचे वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, कोटिलेडोन के नीचे वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में हम लोग को स्ट्रक्चर देखने मिलता है रेडिकल, जो कि रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक। रूट का जो रूट टिप है वहां पे रूट कैप देखने मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो इस फिगर को आप समझ लिए होंगे। ये जाइगोट के डेवलपमेंट का फिगर, एनसीईआरटी का फिगर है। जाइगोट जब डेवलप करता है तो पहले क्या होता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, फिर हार्ट के शेप का एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, फिर ये मैच्योर एम्ब्रायो हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो और हार्ट शेप एम्ब्रायो ये प्री एम्ब्रायो स्ट्रक्चर है, और ये वाला फाइनली मैच्योर एम्ब्रायो स्ट्रक्चर है। देखिए दोनों कोटिलेडोन देखने मिल रहा है, ये और एक कोटिलेडोन है, ये रेडिकल है और ये यहाँ पे प्लूम्यूल है। तो यहाँ देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें बता रहा है यहाँ पे प्लूम्यूल, ये दोनों है कोटिलेडोन, ये हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रेडिकल के सबसे ऊपर में रूट कैप लगी हुई है। तो ये डाइकोट एम्ब्रायो का फिगर है, स्ट्रक्चर दिखा रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। एम्ब्रायोज ऑफ मोनोकोटिलेडोन पोज ओनली वन कोटिलेडोन। In grass family, the cotyledon is called the scutellum, that is situated toward one side lateral of the embryonal axis. चलिए ध्यान सुनिए मेरी बात को। अब कह रहा है क्या? मोनोकोटिलेडोन की बात करें, मोनोकोटिलेडोन में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा। एम्ब्रायोनल एक्सिस के सिर्फ एक ही साइड में कोटिलेडोन देखने मिलेगा, ठीक है। ये कोटिलेडोन है और ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये कोटिलेडोन है और ये है
एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये लाइन क्या है? एम्ब्रायोनल एक्सिस। तो मोनोकोटिलेडोन में सिर्फ एक ही कोटिलेडोन देखने मिलेगा, इसलिए उस सिंगल कोटिलेडोन को हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, मोनोकोटिलेडोन में क्या होगा? सिर्फ एक ही कोटिलेडोन देखने मिलेगा, उस सिंगल कोटिलेडोन को हम लोग बोलेंगे स्क्यूटेलम। तो इसको हम लोग स्क्यूटेलम भी बोल सकते हैं या कोटिलेडोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट इट्स लोअर एंड the embryonal axis has a radical and a root cap enclosed in an undifferentiated sheath called the coleorrhiza. The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of the scutellum is the epicotyle. ध्यान सुनिए, उसी तरह यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा है एपिकोटाइल होगा, नीचे वाला हिस्सा कोटिलेडोन के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ जो बता रहा है उसको देखिए। एपिकोटाइल ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एपिकोटाइल है। तो एपिकोटाइल वाला जो हिस्सा है वो कवर्ड होगा एक शीथ से, उस शीथ को बोलेंगे कोलियोर्रिजा। तो एपिकोटाइल वाला हिस्सा एक शीथ से कवर होगा, उसको बोलेंगे कोलियोर्रिजा। उसी तरह हाइपोकोटाइल वाला हिस्सा जिस शीथ से कवर होगा उसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। हाइपोकोटाइल वाला हिस्सा एक जिस शीथ से कवर होगा उसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल, और एपिकोटाइल वाला हिस्सा जिस शीथ से कवर होगा उसको बोलेंगे कोलियोर्रिजा। ठीक है, आ रहा समझ में? ये हमने बात की मोनोकोटिलेडोन के बारे में। देखिए एनसीईआरटी का फिगर है, ये है ग्रास। ठीक है, कौन सा ग्रास? यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में हम लोग को देखने मिलता है मोनोकोटिलेडोन स्ट्रक्चर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ऑफ एम्ब्रायो ऑफ ग्रास। ग्रास के एम्ब्रायो का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसमें सिंगल कोटिलेडोन देखने मिल रहा है, जो कि सिर्फ ये वाला है सिंगल कोटिलेडोन, जिसको हम लोग स्क्यूटेलम बोल सकते हैं। कोलियोप्टाइल देखिए, ये कवरिंग जो दिख रही है एपिकोटाइल की कवरिंग, सॉरी एपिकोटाइल की कवरिंग है, नहीं ये है ये कवरिंग जो है हाइपोकोटाइल की कवरिंग है, जिसको हम बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल। और नीचे वाली जो कवरिंग है शीथ जो है वो है एपिकोटाइल की कवरिंग, जिसको हम बोल रहे हैं कोलियोर्रिजा। ठीक है, ये फिगर दरअसल उल्टी है। ठीक है, उल्टी फिगर है, इसी कोलियोर्रिजा नीचे दिखाई दे रहा है हम लोग को। फिगर अगर पलट देंगे हम लोग अगर, तो हम लोग को कोलियोर्रिजा ऊपर दिखेगा और कोलियोप्टाइल नीचे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में? तो ये कवरिंग हाइपोकोटाइल की कवरिंग है जिसको बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल, और नीचे वाली जो कवरिंग देखने मिल रही है ये एपिकोटाइल की कवरिंग है, एपिकोटाइल के ऊपर कवर है, इसको बोल रहे हैं हम लोग कोलियोर्रिजा। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा था कमेंट करके मुझसे पूछ लें कि क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। तो जाइए टेलीग्राम पे विजिट करिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, और लेक्चर नंबर 8 जो है इस चैप्टर का वो लास्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर है।